हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कला और संस्कृति पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो है सिलेबस है, उसमें दिया गया है भारतीय विरासत एवं संस्कृति। भारतीय विरासत एवं संस्कृति में इसमें भारतीय संस्कृति के तहत प्राचीन से आधुनिक काल तक कला के रूप, वास्तुकला के मुख्य पहलू तथा साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। इसी में भारतीय कला के तहत प्राचीन से यानी कि पहले से आधुनिक काल तक कला के रूप, कला के जो रूप हैं वो कला के रूप, वास्तुकला, कला के रूप, वास्तुकला के मुख्य पहलू तथा साहित्य से संबंधित भी प्रश्न होंगे। इसमें ये BC है विक्रम संबंध, और यहाँ से ये एक पॉइंट आएगा AD क्रिश्चियनिटी डेटिंग से शुरू होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से। भारतीय विरासत देखते हैं हम। भारतीय विरासत इसका 3 भागों में विभाजित है। ये भारतीय विरासत 3 भागों में विभाजित है। भारतीय विरासत 3 भागों में विभाजित है। पहले तो अर्थ, आशय, अर्थ या फिर आशय। दूसरा वर्गीकरण है, फिर उनके महत्व हैं। अर्थ, आशय, वर्गीकरण दिए गए हैं, फिर उनके महत्व। ये 3 भागों में भारतीय विरासत डिवाइड है। वर्गीकरण फिर विभाजित होता है 2 भागों में। उसमें आती है सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत आती हैं वर्गीकरण में। अब महत्व जो है विरासत संरक्षण की नीति। तीसरा जो है महत्व में आती है विरासत संस्कृतों की नीति। विरासतें जो होती हैं उनकी संरक्षण की नीति। ये इसमें एक वैश्विक रणनीति और भारतीय रणनीति, 2 रणनीति होती हैं। वैश्विक रणनीति, भारतीय रणनीति। वैश्विक रणनीति यूनेस्को के थ्रू होती है और एक होती है भारतीय रणनीति संरक्षण जो करती हैं। वैश्विक रणनीति संरक्षण होती है, एक भारतीय नीति संरक्षण होती है। वैश्विक में आती है यूनेस्को। अब मैं अभी बता रही थी वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण ये सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत, 2 तरह से इनका वर्गीकरण होता है। अब सांस्कृतिक विरासत में मूर्त, अमूर्त और डिजिटल, ये 3 भागों में विभाजित होती है। सांस्कृतिक विरासत 3 भागों में, मूर्त, अमूर्त, डिजिटल, ये 3 भागों में विभाजित होती है। सांस्कृतिक विरासत ये जो होती है मानव निर्मित विरासत होती है। सांस्कृतिक विरासत जो होती है मानव निर्मित विरासत होती है। मूर्त, इसका मतलब जो भी दिखते हैं, जैसे कि भवन, कला। मूर्त जो होता है जो भी दिखते हैं, भवन, कला। अमूर्त हो गया विचार हो गए, कानून हो गए, नियम हो गए, ये अमूर्त चीज़ें हो गई। डिजिटल हो गया आधुनिक मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, इस सब चीज़ों में सांस्कृतिक विरासत होती है। अब प्राकृतिक विरासत देखेंगे तो ये प्राकृतिक निर्मित होती है। प्राकृतिक निर्मित होती है ये, जैसे कि भूदृश्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को द्वारा संरक्षित, ये प्राकृतिक विरासत है। ये सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत समझ में आ गया। पूरा अभी जो मैंने बनाया इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। भारतीय विरासत जो है वो 3 भागों में विभाजित है। अर्थ या फिर आशय, और दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है महत्व। महत्व यानी कि विरासत संरक्षण की नीति। ये 3 भाग हो गए। फिर वर्गीकरण 2 भाग में विभाजित है, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त, अमूर्त, डिजिटल आते हैं, और प्राकृतिक विरासत में प्राकृतिक निर्मित जो होती हैं वो आती हैं, जैसे कि भूदृश्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, अभ्यारण्य, यूनेस्को द्वारा संरक्षित। अब ये जो संरक्षण की नीति है ये वैश्विक नीति भी होती है और भारत की भी नीति होती है, तो भारतीय नीति हो गई। तो वैश्विक नीति यूनेस्को के थ्रू होती है, यूनेस्को के थ्रू, UNESCO, ठीक है, UNESCO, यूनेस्को के थ्रू। अब ये संस्कृति को हम इंग्लिश में कल्चर भी बोलते हैं। कल्चर चल रहा है, क्या संस्कृति चल रही है, क्या कल्चर चल रहा है, तो संस्कृति बोलते हैं कल्चर को, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर।
संस्कृति को कल्चर बोलते हैं। संस्कृति की सामान्य अवधारणा एवं समझ। सबसे पहले ये कल्चर 2 भागों में विभाजित है। संस्कृति की इसमें सामान्य अवधारणा है और समझ है। दूसरा है संस्कृति की सामान्य अवधारणा एवं समझ। सेकंड कल्चर विभाजित होता है भारत के संदर्भ में संस्कृति को समझना। तो संस्कृति की सबसे पहले संस्कृति की सामान्य अवधारणा एवं समझ कैसे हो सकती है। संस्कृति की परिभाषा क्या है, संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति का निर्माण, संस्कृति के अध्ययन का महत्व, यदि तत्व निर्माण के महत्व उनके व्यक्तित्व को दिशा देती है। समाज के अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। समाज का अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। समाज का अध्ययन इसमें राष्ट्रीय स्तर पर होता है। संस्कृति एवं सभ्यता, सांस्कृतिक संघर्ष टकराहट है। तो संस्कृति की परिभाषा, विशेषताएं, निर्माण, अध्ययन का महत्व, सभ्यताएं, संघर्ष, टकराहट है। ये सब संस्कृति की होते हैं। इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं की अवधारणाएं करेंगे। भारत में संदर्भ में संस्कृति को समझना। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वैश्वीकरण एवं भारतीय संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति एवं भारत पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की वर्तमान प्रासंगिकताएं। इसमें दर्शन, योग, कला, त्रिकोणमिति, शून्य, नीतिगत बुराइयाँ, सती प्रथा, दहेज, ये सब भारतीय संस्कृति के अध्ययन की वर्तमान प्रासंगिकताएं हैं। भारतीय संस्कृति का विदेश में प्रसार एवं मुद्दे, ये सब कल्चर है। इसी को हमें समझना है। भारत के संदर्भ में संस्कृति को समझेंगे तो भारतीय संस्कृति की विशेषता आएंगी, वैश्वीकरण एवं संस्कृति आएगी, उपभोक्ता संस्कृति एवं भारत पर प्रभाव, उपभोक्ता संस्कृति एवं भारत पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की वर्तमान प्रासंगिकताएं, दर्शन, योग, कला, त्रिकोणमिति, शून्य, बुराइयाँ, अंधविश्वास, सती प्रथा, दहेज, ये सब भारतीय संस्कृति का विदेश में प्रसार एवं मुद्दे। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कलाएं। भारतीय कलाएं क्या होती हैं? भारतीय कलाएं क्या है? भारतीय कलाएं इसमें दो प्रकार से विभाजित है। भारतीय कलाएं अर्थ या फिर आशय, और एक है कलाओं का वर्गीकरण। कलाओं का वर्गीकरण फिर ये 2 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। कलाओं का वर्गीकरण उपयोगिता की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, सौंदर्य के आधार पर वर्गीकरण। सौंदर्य के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट कलाओं का वर्गीकरण वो 3 भागों में विभाजित है। कलाओं का वर्गीकरण 3 भागों में विभाजित है। उपयोगिता की दृष्टि से यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण। कलाओं के वर्गीकरण, कलाएं का वर्गीकरण हो रहा है इसमें उपयोगिता की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टिकोण है ये। इसमें हस्तशिल्प, वस्तु आभूषण, दांत पर बनी वस्तुएं, काष्ठ कलाएं, खेलकूद के सामान। वस्त्र, आभूषण, दांत पर बनी वस्तुएं, काष्ठ कलाएं, खेलकूद के सामान, ये उपयोगिता की दृष्टि से है। शैली की दृष्टि से है शास्त्रीय कलाएं, लोक कलाएं, जनजातीय कलाएं। शैली की दृष्टि से शास्त्रीय कलाएं, लोक कलाएं, जनजातीय कलाएं। शास्त्रीय कलाएं, लोक कलाएं, जनजातीय कलाएं, ये शैली की दृष्टि से। सौंदर्य बोध के आधार पर यानी कि फाइन आर्ट्स भी बोल सकते हैं, ललित कलाएं भी बोल सकते हैं। सौंदर्य बोध के आधार पर वर्गीकरण यानी कि फाइन आर्ट्स, इनको फाइन आर्ट्स भी बोल सकते हैं, ललित कलाएं भी बोल सकते हैं। ये ललित कलाएं फिर 2 भाग में विभाजित हैं। इनको बोलते हैं दृश्य कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं। दृश्य कलाएं को विजुअल आर्ट्स
विजुअल आर्ट्स दृश्य कलाओं को बोलते हैं और प्रदर्शनकारी कलाओं को परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। दृश्य कलाएँ यानी कि विजुअल आर्ट्स, फिर ये वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये विजुअल आर्ट्स हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं संगीत, नृत्य, नाटक, सर्कस, काव्य कला, कठपुतली, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। भारतीय कलाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। साहित्य एवं भाषा, प्राक साहित्य एवं भाषा में इसमें आती हैं सांस्कृतिक, पाली, प्राकृतिक, ये तीन भागों में, साहित्य एवं भाषा तीन भागों में विभाजित है। सबसे पहले तो ये आती है संस्कृति, पाली, प्राकृत, हिंदी, दूसरी है हिंदी उर्दू, तीसरी है दक्षिण भारतीय, तीसरी है दक्षिण भारतीय, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी। पहली है साहित्य एवं भाषा तीन भागों में विभाजित है। पहली है संस्कृतिक, पाली, प्राकृत और दूसरी है हिंदी और उर्दू। तीसरा है दक्षिण भारतीय में आते हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इसको संगम साहित्य भी बोलते हैं। साहित्य एवं भाषा तीन भागों में विभाजित है। संस्कृति, पाली, प्राकृत, दूसरी है हिंदी उर्दू, तीसरी है दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारतीय जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इसको संगम साहित्य भी कहते हैं। साहित्य तीन भागों में विभाजित है। साहित्य एवं भाषा देखा अभी हमने, अब साहित्य देखते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य ये तीन भागों में विभाजित है। भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हैं। भारतीय धर्म में हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ये सारे आते हैं। भारतीय धर्म जो है हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, सिख आदि, ये भारतीय धर्म है। भारतीय दर्शन क्या है? वैदिक दर्शन, उपनिषद, बौद्ध, जैन, षड दर्शन, सूफी एवं भक्ति, भौतिकवादी दर्शन, ये भारतीय दर्शन है। फिर आते हैं इसमें, तीसरा है त्योहार, मेले और उत्सव। भारतीय संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो जान रहे हैं अभी हम। पहला भारतीय धर्म, दूसरा भारतीय दर्शन, तीसरा भारतीय त्योहार, मेले, उत्सव, ये सबको पता ही है। भारतीय समाज, चौथा है भारतीय समाज। निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व आते हैं इसमें, सोशलॉजी आती है। भारतीय समाज में क्या होता है? निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व होते हैं जैसे कि सोशलॉजी। ये भारतीय समाज होता है। सांस्कृतिक आंदोलन प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में अब तक होते रहे हैं। तो प्राचीन भारत का सांस्कृतिक आंदोलन है बुद्धकालीन धार्मिक एवं दार्शनिक क्रांति एवं आंदोलन। और आंदोलन। मध्य में सूफी और भक्ति आंदोलन, और आधुनिक में समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक में 19वीं 20वीं शताब्दी तक हुए। प्राचीन भारतीय एवं शैक्षणिक संस्थाएं, ये तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। प्राचीन भारतीय एवं शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये, प्राचीन भारतीय एवं शैक्षणिक संस्थाएं हैं तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। अब देखते हैं सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ASI, सांस्कृतिक पुरस्कार एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व, चलचित्र एवं सिनेमा, खेलकूद, ये सारे भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। कल्चर यानी कि संस्कृति। कल्चर को हमें शुद्ध किया हुआ यानी कि दूसरे शब्दों में इसी को कल्टीवेशन यानी कि कृषि, पशुपालन भी बोल सकते हैं। यूनेस्को ने माना है कि संस्कृति मानव की बौद्धिक उपलब्धियों जैसे कि नृत्य, संगीत, कला, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, भाषा, साहित्य, परंपरा, विश्वास, मानवीय मूल्य, रहन सहन,
जीवन शैली आदि का प्रकटीकरण ही संस्कृति है। विशेषताएं इसकी: संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है, इसका निर्माण मनुष्य के सामूहिक योगदान से होता है। संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है, इसका निर्माण मनुष्य के सामूहिक योगदान से होता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में अपने परिवेश एवं सामाजिक नियमों को लेकर भिन्नताएं होती हैं। जैसे यूरोप में मेघों का गर्जन, बिजली के कड़क को अशुभ माना जाता है, जबकि भारत में इसे कल्याण एवं सौभाग्य का सूचक माना जाता है। संस्कृतियाँ तृप्तिदायक, सुख देने वाली, यानी कि तृप्तिदायक मतलब सुख देने वाली होती हैं। संस्कृति व्यवहार के पालन से मानव को आनंद की प्राप्ति होती है। संस्कृतियों में मूल निहित होता है, इनमें सही एवं गलत की पहचान की जाती है तथा सही के चयन की वकालत की जाती है। संस्कृति आनुवंशिक नहीं होती है, बल्कि इसे बाहर से सीखा जाता है। यह हस्तांतरित भी होती है, जिसका आदान प्रदान भी होता रहता है। संस्कृतियाँ व्यक्ति, समूह, समाज एवं राष्ट्र के पहचान का निर्धारण करती हैं। व्यक्ति, समूह, समाज एवं राष्ट्र के पहचान का निर्धारण भी करती हैं। यानी कि संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है, इसका निर्माण मनुष्यों के सामूहिक योगदान से होता है। परिवेश एवं सामाजिक नियमों को लेकर भिन्नताएं होती हैं इसमें, और ये तृप्तिदायक यानी ये सुख देने वाली होती है। मूल्य निहित यानी कि इसमें सही एवं गलत की पहचान की जाती है, आनुवंशिक नहीं होती, और इससे राष्ट्र के पहचान का निर्धारण होता रहता है। संस्कृति का निर्माण एवं विकास। संस्कृति का निर्माण एवं विकास इसमें देखेंगे हम, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसका निर्माण व्यक्ति, समूह, समाज तथा राष्ट्र प्रत्येक सांगठनिक स्तर पर होता है। एक सतत प्रक्रिया है, इसका निर्माण व्यक्ति, समूह, समाज तथा राष्ट्र प्रत्येक सांगठनिक स्तर पर होता है। संस्कृति पहले तो ये कलाएं, धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, आचार, व्यवहार, परंपरा, मत्स्यता, ये सारी संस्कृति हैं। सबसे पहले व्यक्ति आएगा, व्यक्ति कलाएं सीखता है। फिर उसके बाद समूह आएगा, समूह में व्यक्तियों का संगठन होगा। तो ये समूह दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक और द्वितीय समूह। प्राथमिक में रिश्तेदार आते हैं, वो भाषा वगैरह बोलते हैं। द्वितीय समूह में मित्र और टीम की होती है, वो भी भाषा से संबंधित होती है। फिर ये दोनों मिलके समुदाय बन जाते हैं। समुदाय समूह का संगठन करते हैं, हितों के आधार पर बना संगठन होता है। जैसे कि किसान, छात्र, मजदूर, इन सब को समुदाय बोला जाएगा। और इस सबसे फिर क्या बनेगा, समाज बनेगा। समाज जो है वो समुदायों का संगठन होगा। ये सम और विषम होते हैं, इनमें मान्यताएं होती हैं, समाज में परंपराएं होती हैं, मान्यता होती हैं, परंपराएं होती हैं, सारी चीज़ें समाज में आ जाएंगी। राष्ट्र विभिन्न समाजों का संगठन होगा। संस्कृति के अध्ययन का महत्व। संस्कृति के अध्ययन का महत्व देखें। संस्कृति का अध्ययन व्यक्ति, समूह, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। संस्कृतियों का अध्ययन व्यक्ति, समूह, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति की दृष्टि में देखते हैं, सबसे पहले व्यक्ति की दृष्टि में संस्कृतियों का अध्ययन और महत्व जानते हैं। तो व्यक्ति की दृष्टि से महत्व देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण खान पान, व्यवहार, वेशभूषा, सोच एवं आदतें उसके सांस्कृतिक परिवेश द्वारा तय की जाती हैं। संस्कृतियाँ व्यक्ति का नियमन एवं सामाजिकरण का कार्य करती हैं। अतः व्यक्तियों को समग्रता में जानने के लिए संस्कृति का अध्ययन अपरिहार्य होता है। सामाजिक दृष्टि से महत्व। संस्कृति का निर्माण मुख्यतः सामाजिक परंपरा की देन है। संस्कृतियाँ समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अनेक तीज, त्योहार, मेले, उत्सव का विकास होता है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कृति के अनेक तत्व जैसे कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, आचार, व्यवहार, परंपरा आदि का निर्माण करता है। अतः समाज को समझने के लिए भी संस्कृति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। संस्कृतियाँ राष्ट्रीय पहचान का निर्धारण करती हैं, क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्र के तहत आने वाले निवासियों के सामूहिक योगदान से हुआ होता है।
संस्कृतियाँ विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ने का भी कार्य करती हैं। भारत सहित विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृति का विस्तार राष्ट्रीय सीमा के बाहर तक है, अतः राष्ट्रीय दृष्टि से भी इसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्चर यानी कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति एवं सभ्यता, इसमें सबसे पहले देखेंगे सतत प्रक्रिया जो है वो मूल और आदर्श की है। ये चलती जाती है आर्थिक समृद्धि तकनीकी प्रगति तक। फिर इसके बाद आती हैं अवस्थाएं। संस्कृति एवं सभ्यता एक दूसरे से संबंधित अवधारणाएं हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ एवं व्यवहार को लेकर विद्वानों के बीच राय नहीं है। अनेक विद्वान जो हैं वो दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में करते हैं तथा एक दूसरे का पूरक मानते हैं। संस्कृति मानव के विभिन्न पीढ़ियों द्वारा अर्जित एक मानवीय पूंजी है, जिसके तहत धर्म, दर्शन, चिंतन, विकार, कला, विज्ञान, भाषा, साहित्य, आचार, व्यवहार, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि आते हैं। संस्कृतियों के मूल में मूल्य एवं आदर्श निहित होते हैं। संस्कृतियों का निर्माण सतत रूप से होता है। सभ्यता संस्कृति के माननीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन की एक विशेषता होती है। संस्कृति यात्रा के द्वारा मानव द्वारा जब एक उन्नत तकनीकी स्तर पर उच्च आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे सभ्य कहा जाता है। सभ्यता के अवस्था में विचलन यानी कि डेविएशन हो सकता है। सभ्यता की अवस्था में विचलन यानी कि डेविएशन हो सकता है। यही कारण है सभ्यताओं का पतन हो सकता है, संस्कृतियों का नहीं होता। जैसे हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता है आदि। संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर क्या होता है? संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है? संस्कृति में संस्कृति के तत्वों को मापा नहीं जाता, जैसे कि विभिन्न भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, रसियन आदि। कवियों तुलसी, कबीर, शेक्सपियर में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। संस्कृतियाँ कभी मापी नहीं जा सकती। और सभ्यता तत्वों को मापा जा सकता है, जैसे कहा जा सकता है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, ये सब इसमें छोटा बड़ा हम जान सकते हैं। संस्कृति के तत्वों को मूल रूप से बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण नहीं किया जा सकता है। भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि लेन देन के क्रम में परिवर्तन हो सकती हैं। सभ्यता के तत्वों को बिना परिवर्तन के भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे ये मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि। संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है जिसका हमेशा प्रभाव होता रहता है। सभ्यता एक अवस्था है, मूल्यों में गिरावट से इसका पतन हो सकता है। संस्कृति मूल्य एवं आदर्शों का प्रतीक होती है। सभ्यता भौतिक एवं तकनीकी प्रगति का सूचक होती है। मूल्यांकन इसका देखते हैं तो संस्कृति एवं सभ्यता में तार्किक दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग अलग यह महत्वहीन है। सांस्कृतिक यात्रा के दौरान मानव हमेशा बेहतर तकनीकी स्तर, उच्च भौतिक संस्कृति को प्राप्त करने का उद्देश्य संजोए रहता है। सभ्यता के दौरान भौतिक एवं तकनीकी उपलब्धि प्राप्त के बाद भी मानव अपने सांस्कृतिक मूल्य को भी बनाए रखता है। संस्कृति यात्रा के दौरान यदि सभ्यता में को प्राप्त करने का दृष्टिकोण न हो तो मानव को कर्ज एवं प्रेरणा नहीं मिलेगी। सभ्यता का स्तर प्राप्त करने के बाद यदि उसने सांस्कृतिक मूल्य को छोड़ दिया तो सभ्यता का पतन हो सकता है। स्पष्टतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अर्थहीन हैं। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जितना मैंने पढ़ाया है। किस प्रकार सभ्यता एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसको 150 वर्ड्स में लिखना है। संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी 150 वर्ड्स में। सभ्यताओं का पतन होता है, संस्कृति का नहीं। ये 1000 से 1200 वर्ड्स में इसको राइट करना है, जो कि PCS एग्ज़ाम में ये आ भी चुका है। यहाँ पे अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2600 BC से 1900 BC तक चली है। 2600 BC से 1900 BC तक ये हड़प्पा सभ्यता जो है चली है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता को इन नामों से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, मेहुला सभ्यता। ताम्रपाषाणिक सिंधु घाटी, ताम्रपाषाणिक कांस्यकालीन, मेहुला। सिंधु घाटी, कांस्यकालीन, ताम्रपाषाणिक, मेहुला इन नामों से भी जाना जाता है। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय, खोज का इतिहास। हड़प्पा में सामान्य परिचय जानेंगे, इसका सामान्य परिचय कैसे हुआ, कैसे क्या चीज़, इसका परिचय जानेंगे सबसे पहले। फिर इसकी खोज जानेंगे, कहाँ कहाँ पे ये मिली, प्रसार एवं फैलाव कहाँ तक के ये फैली हुई थी, इसकी प्रकृति और स्वरूप क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता ये पंजाब, कश्मीर, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, बलूचिस्तान और गुजरात, ये सब यहाँ तक इनमें फैली हुई थी, अफ़गानिस्तान में भी थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ इन जगहों पर। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे, सिंध में थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे, पंजाब में, राजस्थान में धौलावीरा और गुजरात में भी धौलावीरा। राजस्थान और गुजरात में धौलावीरा। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसकी विशेषताएं थी आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक, कला, धर्म, विज्ञान, रीति रिवाज, ये इसकी विशेषताएं हैं। सामान्य परिचय जो इसका ये है, हड़प्पा सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के लगभग हड़प्पा सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के लगभग 12,99,600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैली हुई सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता आज के भारत, अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान के लगभग 12,99,600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैली हुई सभ्यता थी। हड़प्पा के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थीं। हड़प्पा के समकालीन विश्व में इसकी जैसी मतलब और भी सभ्यताएं थीं। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, ये दजला, फरात, टिग्रिस, निदिया, यूफ्रेटिस तट पर थी। ये कहाँ पे थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटिस तट पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटिस तट पर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटिस तट पर है। उत्तरी जो है वो असीरिया में है और दक्षिणी सभ्यता जो है वो है सुमेरिया, बेबीलोनिया में। दक्षिणी है सुमेरिया, बेबीलोनिया में। ये वर्तमान देश जो है वो, ये जगह जो है वर्तमान देश इराक, ईरान, सीरिया और टर्की देश में है। ये जगह इराक, ईरान, सीरिया और टर्की देश में है। मिस्र, नील नदी की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी की सभ्यता जो कि नील नदी के तट पर है। मिस्र की सभ्यता नील नदी की सभ्यता नील नदी के तट पर है। चीन की सभ्यता ट्वांग हो सभ्यता। चीन की सभ्यता है ट्वांग हो सभ्यता जो कि येलो नदी पर है, येलो नदी के तट पर है। ट्वांग हो सभ्यता येलो नदी के तट पर। यूनान देश की सभ्यता है वो इन सभी से बाद की सभ्यता है। अब इनके स्थल हड़प्पा सभ्यता जो वह रावी नदी पर है। इसकी उत्खनन करता है दयाराम साहनी और ये इसकी स्थिति जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है आज कल पाकिस्तान में है। अभी फ़िलहाल में वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पे? हड़प्पा की पाकिस्तान में। पर हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पे उत्खनन करता दयाराम साहनी। रावी नदी दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में देखा इसको, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कहाँ पे है? रावी नदी पर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में देखा। ठीक है, उत्खनन करता है इसके पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में देखा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा रावी दयाराम साहनी पाकिस्तान। हड़प्पा रावी दयाराम साहनी पाकिस्तान। इसी तरह मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध, आर.डी. बनर्जी सिंध में। आर.डी. बनर्जी ने सिंध में देखा। मोहनजोदड़ो सिंध में, आर.डी. बनर्जी ने सिंध में देखा। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी पर, आर.डी. बनर्जी ने सिंध में देखा। मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर, आर.डी. बनर्जी ने सिंध में देखा। कालीबंगा, ये घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। इसको एक घोष गंगानगर, राजस्थान गंगानगर में देखा। कालीबंगा घग्गर एक घोष ने गंगानगर में देखा। कालीबंगा घग्गर में
घग्गर के तट पे ए घोष ने गंगानगर राजस्थान में देखा। लोथल भोगवा भोगवा के तट पर ये SR राव ने अहमदाबाद गुजरात में देखा। लोथल भोगवा के तट पे लोथल भोगवा के तट पे SR राव ने अहमदाबाद गुजरात में देखा। लोथल भोगवा के तट पे SR राव ने अहमदाबाद में देखा। धौलावीरा मनहर मानसर में मानसर के तट पे RS विस्ट ने कच्छ गुजरात में देखा। धौलावीरा मनहर मानसर के तट पे RS विस्ट ने कच्छ गुजरात में देखा। चनहूदड़ो सिंधु के तट पे MC मजूमदार ने सिंध में देखा। चनहूदड़ो सिंध में MC मजूमदार ने सिंध में देखा। चनहूदड़ो सिंध में MC मजूमदार ने सिंध में देखा। बनावली घग्गर में RS विस्ट ने हिसार हरियाणा में देखा। बनावली घग्गर के तट पे SR विस्ट ने हिसार हरियाणा में देखा। बनावली घग्गर के तट पे SR विस्ट ने हिसार हरियाणा में देखा। रारवीगढ़ी ये घग्गर के तट पे रफीक मुगल ने हरियाणा में देखा। घग्गर नदी के तट पे हरियाणा में देखा रफीक मुगल ने। रारवीगढ़ी सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के तट पे रफीक मुगल ने हरियाणा में देखा। कोट दीजी वो सिंधु के तट पे घुर्शे ने सिंध पाकिस्तान में देखा। कोट दीजी सिंधु के तट पे और घुर्शे ने सिंध पाकिस्तान में देखा। सुतकांगेडोर ये दाशा नदी के तट पे RL स्टाइन ने बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखा। दाशा नदी के तट पे RL स्टाइन बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखा। सुतकांगेडोर को दाशा नदी के तट पे RL स्टाइन ने बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखा। सुतकांगेडोर दाशा नदी के तट पे RL स्टाइन ने बलूचिस्तान पाकिस्तान में देखा। दायमाबाद ये प्रवरा पे है, प्रवरा नदी के तट पे, और इसे भी RL स्टाइन ने महाराष्ट्र में देखा। दायमाबाद ये स्थल है। दायमाबाद स्थल को प्रवरा नदी के तट पर RL स्टाइन ने महाराष्ट्र में देखा। आलमगीरपुरा ये छिंदन नदी के तट पर आलमगीरपुरा छिंदन नदी के तट पे यगदत्त शर्मा ने इसे मेरठ यूपी में देखा। आलमगीरपुरा छिंदन नदी के तट पर है ये स्थल, छिंदन नदी के तट पर स्थल है, और इसे यगदत्त शर्मा ने मेरठ यूपी में देखा। यह आलमगीरपुरा छिंदन नदी के तट पर था। आलमगीरपुरा छिंदन नदी के तट पर था। यगदत्त शर्मा ने इसे मेरठ यूपी में देखा। अब हड़प्पा का विकास एवं विस्तार, इसका फैलाव देखते हैं हम, ये कहाँ कहाँ तक था। ठीक है, आकार इसका त्रिभुजाकार था। आकार हड़प्पा का कैसा? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप। इसका मुख्य स्थल देखते हैं। मुख्य स्थल कौन कौन है? अफगानिस्तान इसका एक मुख्य स्थल है। ये मुंडीगाक और शोरतहाई नहर के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। मुंडीगाक और शोरतहाई नहर के साक्ष्य अफगानिस्तान में मिले। मुंडीगाक शोरतहाई नहर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह बलूचिस्तान, इसमें मेहरगढ़, इसमें न्यूलिथिक विकास जो हुआ है IVC वो दिखा है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ में न्यूलिथिक विकास जो IVC वो दिखा है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, मेहरगढ़। क्वेटा सुतकांगेडोर ये पोर्ट है, और ये सुतको का है, ये भी पोर्ट है। ये भी देखिए, क्वेटा सुतकांगेडोर मेहरगढ़, क्वेटा सुतकांगेडोर और सुतको
काह, मेहरगढ़ न्यूलिथिक, ये एक विकास है आईवीसी, ये दिखा। और क्वेटा दिखा, सुतकांगेडोर पोर्ट दिखा, सुतकांगेडोर पोर्ट, सुतको काह ये बलूचिस्तान में ही है, ये चारों सुतको काह। सिंध भी बलूचिस्तान में है, जहाँ पे कि सभी को पता है। मोहन जोदड़ो, चनहूदड़ो, आलम आभरी, मोहन जोदड़ो, चनहूदड़ो, आभरी और कोटदीजी, ये सिंध नदी पर ही हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में, सिंध नदी पर पाकिस्तान में। मोहन जोदड़ो, चनहूदड़ो, आभरी, कोटदीजी। पंजाब देखते हैं, पंजाब में क्या क्या दिखा। इसमें हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे दिखाई दी, रहमान टेरी और गनेरी वाला, रहमान टेरी गनेरी वाला, ये पंजाब में देखेगी। हड़प्पा रहमान टेरी गनेरी वाला, ये पंजाब में। सेकेंड, अब इंडिया में क्या क्या दिखा। इंडिया में जो दिखा वो जम्मू कश्मीर का एक मांडा है, वह दिखा, जम्मू कश्मीर का मांडा। पंजाब में रोपड़ संघोल, पंजाब में रोपड़ संघोल पंजाब में। हरियाणा में राखीगढ़ी बनावली, हरियाणा में राखीगढ़ी बनावली। राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में 2 जगह पर मिला ये, कच्छ क्षेत्र और कठियावाड़ा, गुजरात में 2 जगह पर कच्छ क्षेत्र और कठियावाड़ा पे। धौलावीरा घग्गर सुरकोटड़ा, धौलावीरा में घग्गर सुरकोटड़ा, लोथल में भोगवा रंगपुर, प्रभास पाटन पोर्ट, भोगवा पोर्ट रंगपुर में, और प्रभास पाटन पोर्ट, भोगवा पोर्ट और प्रभास पाटन पोर्ट, ये कठियावाड़ में, लोथल में। और धौलावीरा में घग्गर सुदकोरता। हड़प्पा की सीमा देखते हैं हम, ये सीमा है जम्मू कश्मीर में मांडा, तो दयाराम साहनी महाराष्ट्र में दयामाबाद, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और साउथ में दयामाबाद महाराष्ट्र में। बलूचिस्तान सुतकांगेडोर में वेस्ट में, वेस्ट में। आलमगीरपुरा ये मेरठ में, वेस्ट टू ईस्ट में आलमगीरपुरा मेरठ में ईस्ट में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, गुजरात, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये सारे मिले। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है? पाकिस्तान है। मोहनजोदड़ो सिंध में, चनहूदड़ो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ, और धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये सारी हड़प्पा सभ्यता है, और ये यहाँ पे हमने मैप दे रखा है। सबसे पहले ये है मैप में यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, यह एक शहरी सभ्यता थी। कैसी? शहरी। इसके शहरी लक्षण जो है वो बताते हैं। फर्स्ट जो है, निश्चित योजना के साथ शहर बसाया गया था। निश्चित योजनाएं थी इसमें जिसके साथ शहर बसाया गया था। सिटाडेल एरिया, दुर्गीकृत क्षेत्र था इसमें, यानी कि ये एक अपर टाउन दे रखा है और एक ये लोअर टाउन है। ये लोअर टाउन जो है आम लोगों के घर थे, लोअर टाउन। और ये जो हाई प्लेटफॉर्म है, ऊंचा चबूतरा, ये खास बड़े बड़े भवन विशेष लोगों से संबंधित थे। हाई प्लेटफॉर्म, ऊंचे चबूतरे थे इसमें। अब देखते हैं इसका कुछ उपवाद भी था। धौलावीरा में 1, 2, 3 सिटी जो है वो प्लेन थी, और लोथल सुरकोटड़ा में और सुतकांगेडोर में 1 सिंगल प्लेन था। लोथल सुरकोटड़ा और सुतकांगेडोर, लोथल सुरकोटड़ा कोटदा है ये, सुरकोटदा, लोथल सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, लोथल सुरकोटदा, आप इसे ऐसे बोलना, सुरकोट,
दा, सुरकोट दा। एक है लोथल, सुरकोट दा और सुतकांगडोर। ये इसमें वन सिंगल प्लेन था। अब ये जो है फोर्थ देखते हैं हम इसी का, इसमें किलेबंदी। इसमें किलेबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। किलेबंदी यानी कि फोर्टिफिकेशन जो हो रहा था वो शहरों की चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। शहरों को चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन किया गया था। घेरे के साथ ऊंचे टावर बने थे, घेरे के साथ ऊंचे टावर, जिससे कि बाहर आक्रमण से सुरक्षा इनको मिल सके। इसमें सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए बनी थी। सड़कें कैसी थी? एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए बनी थी, समकोण पे काटते हुए बनी थी एक दूसरे को, जैसे कि शतरंज नुमा ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी। शतरंज नुमा एंड ग्रिड पैटर्न पे ये सड़कें बनी हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, लेकिन सड़कें इसमें कैसी थी? कच्ची, केवल मिट्टी की, कच्ची, और कुछ पक्की ईंटें नहीं थी, कच्ची ईंटें नहीं थी, केवल मिट्टी की बनी हुई थी। सड़कें कैसी थी? कच्ची थी, ना इसमें कच्ची ईंट ना पक्की ईंट, केवल मिट्टी की बनी हुई थी। नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। अत्यंत उत्तम, प्रत्येक घर से मुख्य नालियों की छोटी नालियाँ जुड़ी थी। ठीक है, प्रत्येक नालियों से छोटी नालियाँ भी जुड़ी थी। अत्यंत उत्तम था ये कि प्रत्येक घर से मुख्य नालियों से छोटी छोटी नालियाँ भी जुड़ी थी। नालियों पत्थरों से ढकी होती थी। नाली कैसी थी? पत्थरों से ढकी हुई होती थी। जितनी भी नालियाँ थी वो पत्थरों से ढकी हुई रहती थी। उसमें पकी ईंट, जिप्सम प्लस चूना प्लस गारा, इससे ये बनी हुई होती थी नाली। पकी ईंट, जिप्सम प्लस चूना प्लस गारा, इससे ये बनी हुई होती थी। मेन होल क्या है? इसको सोखता था। मेन होल होता था उसमें एक, वो इसको सोखता था। और छोटी छोटी बस्तियों में भी बेहतर नालियों का निर्माण किया गया था। फोर्थ इसमें हाउसेज, घर उपयोगितावादी दृष्टि से सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर बनाए गए थे। उपयोगितावादी दृष्टि से घर जो हैं सुख सुविधाओं का ध्यान में रख के बनाए गए थे। घर एक मंजिला, द्विमंजिला तथा कहीं कहीं बहुमंजिले भी थे। घर ऐसे थे उस टाइम पे, एक मंजिले, दो मंजिले और कहीं कहीं बहुमंजिले भी थे। एक मंजिले जो हैं वो सामान्य निर्माण के थे। उसमें आंगन, रसोई, किचन, टॉयलेट, कुआं, बट सभी में स्नानागार और ये सब नहीं थे। कुछ कुछ में ये टॉयलेट, कुआं, स्नानागार थे, लेकिन सभी में नहीं थे। हड़प्पा की खोज का इतिहास देखेंगे। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेनस ने हड़प्पा की टीले का उल्लेख किया था। सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1826 में चार्ल्स मेनस ने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। जनरल कर्निंघम द्वारा 1853 से 73 के बीच, जनरल कर्निंघम द्वारा 1853 से 73 के बीच सर्वेक्षण कराया गया। एएसआई के प्रथम डीजी थे जनरल कर्निंघम। 1921 में जॉन मार्शल डीजी एएसआई के रिजर्वेशन में पहली बार उत्खनन प्रारंभ हुआ। दयाराम साहनी के द्वारा। फिर मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने भी किया। फिर 2013 में खीरसारा का उत्खनन हुआ। खीरसारा ये जो कहाँ पे है? ये पश्चिमी भुज जिला है गुजरात का। पश्चिमी भुज जिला है खीरसारा गुजरात का। ये खारी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन एएसआई सयाजी राव विश्व ने किया। जो कि कहाँ के? वडोदरा के थे। इसकी विशेषता क्या थी? खीरसारा की विशेषता क्या थी? यह एक विनिर्माण केंद्र था। शहरी हड़प्पा चरण से संबंधित था और विनिर्माण केंद्र था। उत्खनन से अनेक वस्तुएं मिली हैं। मृदभांड, मनके, मोहरे। उत्खनन से क्या मिला है? बहुत सारी वस्तुएं मिली, अनेक वस्तुएं मिली। मृदभांड, मनके, मोहरे। यह किलाबंदी के अंदर किलाबंदी की गई है। ये किलेबंदी के अंदर किया गया है, किलेबंदी की गई है। विशेष सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, फोर्टिफिकेशन किया गया है। राखी गढ़ी की नवीनतम जानकारी।
राखी गढ़ी जो है अगस्त 2015 में डॉक्टर शिंदे के निर्देशन में पुनः उत्खनन हुआ इसका। राखी गढ़ी का जो है अगस्त 2015 में डॉक्टर शिंदे ने निर्देशन में पुनः डॉक्टर शिंदे के निर्देशन में पुनः इसका उत्खनन हुआ अगस्त 2015 में। अगस्त 2015 से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बड़े स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गौनेरीवाला, ये सब कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गौनेरीवाला ये पाकिस्तान में। राखी गढ़ी, धौलावीरा ये इंडिया में है। राखी गढ़ी, धौलावीरा ये कहाँ पे? इंडिया में। अगस्त 2015 के बाद, ठीक है, HK यानी कि हड़प्पा के बड़े स्थल वर्तमान में राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाला ये सब मिले। हड़प्पा की अर्थव्यवस्थाएं देखते हैं। हड़प्पा अनेक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न थे। वहाँ पे कृषि कुल 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। कृषि की कुल 9 प्रकार की फसलें बोई जाती। रबी की फसल उसमें मुख्य थी। रबी की फसल क्या थी? इसमें मुख्य थी। खेत हल द्वारा जोते जाते थे। हल किसके होते? लकड़ी के होते थे। खेत के साक्ष्य बनावली, मिट्टी का हल मिला वहाँ पे बनावली में, और कालीबंगा में जुते खेत मिले, उसके साक्ष्य मिले। जुते खेतों के साक्ष्य मिले कालीबंगा में, और बनावली में मिट्टी के हल मिले। और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य वो रंगपुर लोथल में मिले। चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले? रंगपुर लोथल में मिले। सिंचाई मुख्य प्रकृति पर निर्भर थी, जैसे कि वर्षा, नदी। कृत्रिम सिंचाई के भी प्रयास किए गए थे, जैसे कि शोताहाई में नहर और धौलावीरा में वाटर टैंक भी मिले। शोताहाई में नहर और धौलावीरा में वाटर टैंक मिले। पशुपालन जो है, अनेक मवेशी पाले जाते थे। पशुपालन में देखा गया अनेक मवेशी पाले जाते थे, जैसे कि बैल, बकरी, भेड़, ऊँट ये सब मिले कालीबंगा में। बैल, बकरी, भेड़, ऊँट ये सब कालीबंगा में मिले। घोड़े को नहीं पाला जाता था वहाँ पे, यद्यपि कुछ स्थलों से घोड़ों से संबंधित साक्ष्य भी मिले। लेकिन यह मूल सभ्यता का लक्षण नहीं माना जाता था। जैसे कि सुड़कोटदा में दांत मिला। मोहनजोदड़ो में घोड़ों की मृण मूर्ति मिली। सुरकोटदा में दांत मिले और मोहनजोदड़ो में घोड़ों की मृण मूर्ति मिली। चनहूदड़ो में क्या मिला? मक्के मिले। चनहूदड़ो में जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पे मनके मिले। झकुर संस्कृति और आगर संस्कृति के अवशेष प्राकृतिक हड़प्पा में मिले। झुक्कर संस्कृति, आगर संस्कृति के अवशेष प्राकृतिक सभ्यता में मिले। उत्खनन किया मंकी ने। चनहूदड़ो में उत्खनन मंकी ने किया। वहाँ पे झुक्कर संस्कृति और आगर संस्कृति के अवशेष प्राक हड़प्पा सभ्यता में मिले। सुरकोटदा में दांत मिले। मोहनजोदड़ो में घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली। इसमें शिल्प एवं व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता में विविध वस्तुओं का उत्पादन होता था। अनेक उद्योग सक्रिय थे, जैसे कि धातु उद्योग में सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा, लेकिन लोहा नहीं था। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा ये धातु उद्योग थे। सूती वस्त्र उद्योग मिले। काफ़ी प्रधान उद्योग था। सूती वस्त्र ये जो है इसका उद्योग था, जो कि काफ़ी प्रधान था। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुरा में मिले। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुरा में सूती वस्त्रों के उद्योगों के साक्ष्य मिले।
मन का उद्योग। मन का उद्योग ही अनेक पदार्थों के मन के बनाए जाते थे, अनेक पदार्थों के, जैसे कि सोना, चांदी, शंख, सेलखड़ी, पक्की मिट्टी, इनके मन के बनाए जाते थे। ये कीमती पदार्थ होते थे। कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, स्फटिक, जैस्पर, ये कीमती पदार्थ थे। कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, स्फटिक, ये जैस्पर, इनके मन के बनाए गए, इनके साक्ष्य मिले। मोहर उद्योग। मोहर उद्योग में मिली, यह एक महत्वपूर्ण उद्योग था। मोहरें वर्गाकार प्लस आयताकार प्लस बेलनाकार। ठीक है, कैसे कैसे? आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार। यह विशेषता कहाँ की थी? बेलनाकार कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की थी। बेलनाकार मेसोपोटामिया की थी मोहरें, और यहाँ की मोहरें आयताकार थी। ठीक है, और वर्गाकार भी। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी यानी कि स्टेलाइट की बनी हुई थी, जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड होती थी। ठीक है, अधिकांश मोहरें कैसी थी? सेलखड़ी यानी कि स्टेलाइट की बनी थी, जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड होती थी। अन्य उद्योग जैसे कि मृदभांड निर्माण, यानी कि ये कैसे थे? ब्लैक एंड रेड। अन्य उद्योग मृदभांड निर्माण, ये मृदभांड निर्माण कैसे थे? ब्लैक एंड रेड। अनेक डिज़ाइन थी इनकी, फूल, पत्ती, ज्यामिति, अलंकरण, जानवर, पक्षी, मानव, ये अनेक डिज़ाइन थी इनकी। बुनाई प्लस कटाई, बुनाई और कटाई, इसमें बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा दिखाई देता था, ये मोहनजोदड़ो में मिला। बुनाई प्लस कटाई, बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा, ये मोहनजोदड़ो में मिला। ईंट प्लस पत्थर उद्योग, ये पक्की ईंट के घर। ईंट प्लस पत्थर उद्योग भी मिले, जिसमें कि पक्की ईंट के घर भी मिले। व्यापार का हड़प्पाई के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार का सभ्यता के स्थलों से आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार के साक्ष्य मिले। सभ्यता के स्थल से आंतरिक तथा मतलब कि अंदर और बाहर दोनों प्रकार के व्यापार के साक्ष्य मिले, यानी कि आंतरिक और ब्राह्मिक दोनों प्रकार के व्यापार के साक्ष्य मिले। आंतरिक व्यापार, ये हड़प्पाई गांव, शहर आदि केंद्रों के बीच आपस में व्यापार करते थे, जैसे कि गांव में एक दूसरे के, फिर वो शहर जा रहे हैं, ये हो गया आंतरिक व्यापार। और ब्राह्मण व्यापार हो गया, फारस की खाड़ी मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापार किया जाता था। फारस की खाड़ी मेसोपोटामिया से विदेशी व्यापार किया जाता था। इसके साक्ष्य जो है अभिलेखीय साक्ष्य और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं मिली। इसके साक्ष्य अभिलेखीय साक्ष्य और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं में मिले। इसके साक्ष्य कैसे मिले? अभिलेखीय साक्ष्य और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से इसके साक्ष्य मिले। सारगोन कालमेसो ने हम मेसोपोटामियावासी अपने से पूर्व से 3 क्षेत्रों से के साथ व्यापार करते हैं। हम मेसोपोटामियावासी अपने से पूर्व से पहले से ही 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार करते हैं। दिलमुन, वहरीन, मफन, मकरान तट, मेलुहा, सिंधु घाटी। दिलमुन ये वहरीन है, मफन मकरान तट है, मेलुहा सिंधु घाटी है। ये सारगोन कालमेसो ने बताया अभिलेखीय साक्ष्य में मिलाइए। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, मोहनजोदड़ो तथा आलमगीरपुर से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। लोथल से फारस को खाड़ी से गोलाकार मोहर मिला है। लोथल से जो है फारस की खाड़ी का गोलाकार मोहर मिला है। और निपुण